नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आप थोड़े से हैरान होंगे कि कल प्रोग्राम का आगाज किया तो बड़े अग्रेसिव अंदाज में मैंने कहा पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और न्यूट्रलिटी का जो ये हमने पर्दा अपने आगे डाल रखा है इसको उतार कर एक तरफ रखना पड़ेगा। लोग समझे आग से खेल रहा है। लोगों ने यही सोचा आग से खेल रहा है भाई, जो सरकारी मौकफ है उससे हटके बात कर रहा है। फिर शाम को इमरान खान साहब की ट्वीट आने के बाद सब जाहिल हो गए। भाई जो बात मैं करता हूं कहीं ना कहीं उसकी गूंज जरूर होती है। मैं तो सिर्फ एक सोच, एक फिक्र की नुमाइंदगी करता हूं। फिर शाम में दोबारा से टेलीफोन आया, दोबारा से वहां से टेलीफोन आया, यहां से फिर बयान जारी हुआ। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं मैं। और बात यही हुई कि अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप पहले क्या चाह रहे थे? कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने वाली जो बात थी वो खत्म हो गई। आप ये जो तमाम लोग हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और बेवजह की घर में बैठकर निहारियां और कोरमे पकाते रहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना बेरोजगार, टाइम जाया करने वाले, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स। तो उन लोगों ने गलत मौकफ दिया। जो एक्चुअल मौकफ था वो ये था कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, एम ये होगा रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मेरी बातों से भाई आप ना घबराया करें। मुझे घबराना चाहिए अगर मैंने कोई बात की है तो। मुझे पता है मैंने क्या बात की है, किसकी सोच की अक्कासी की है और पढ़े लिखे तबके की जो एक फिक्र है उसको आपके सामने लेकर आए। तो आप ना घबराएं भाई, घबराने की जरूरत मुझे, और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। आप लोग समझते हैं कि मैं लूज कैनन हूं, फटा ढोल हूं, बगैर सोचे समझे बात करता हूं। मैं बड़ा माप तोल के बात करता हूं कि मुझे क्या बात करनी है और किसके लिए कितना बोलना है। अब देखें, कल भी फोन आया तो वहां से हिया आया। पूरा दिन शाह महमूद कुरैशी साहब फोन को देखते रहे, मुझे भी कोई फोन कर ले, मुझे भी कोई फोन कर ले। वो जैसे फोन उठा के बार बार चेक भी कर रहे थे, चल तो रहा है। नहीं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन सर जिनको फोन करना है उन्हीं को वो फोन करेंगे। जिनका किरदार है, अहमियत है, उनको फोन आएगा। आपका भी किरदार और अहमियत है और आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिवियर काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड रीजनल प्रॉब्लम एंड वी आर वर्किंग टू सॉल्व इट। इट्स अ गुड थिंग। और खान साहब का भी जो बयान शाम को आया वो एक जिम्मेदार वजीर आजम का बयान था जिसने पूरे पाकिस्तान को काफी हद तक झंझोड़ा। और वो लोग जो कि कंबल ओढ़ के सो रहे थे उन लोगों को भी जरा सी जाग आई कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, लेट्स कम फ्रॉम द रीजन टू आवर ओन इकोनॉमी और उसके ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी मामले को टोटल ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा साहब जो हमने करना था हमने कर दिया, जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया, अब खत्म, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज्ड। इसके साथ ही रिलीफ और रिलैक्सेशन हो गई। स्टॉक मार्केट के अंदर सख्त तेजी देखने में आई। 1000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, मुझे शोबा तहकीक बता रही है। और मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जिनकी वाबस्तगी भी इसी शोबे से है। जनाब कामरान नासिर साहब, CEO JS ग्लोबल। वेलकम करता हूं सर आपको शोबे। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। कामरान नासिर साहब, बात यह है कि ये जो कशीदगी पैदा हुई थी काफी हद तक इसके असरात रीजनल मार्केट्स में देखने में, अमेरिकी मार्केटों में भी दबाव रहा, तो हम रीजनल मार्केट्स में ज्यादा देखा दबाव। फिर उसके बाद आज हम देखते हैं कि जब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आ गया उसके बाद काफी हद तक रिलीफ रिलैक्सेशन है। ऑयल प्राइसेस और गोल्ड प्राइसेस भी काफी हद तक रिलैक्स और रिलीफ देख रही हैं। आप आगे क्या देखते हैं अब रीजनल और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे इस मामले का क्या असर होगा? देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा आपने मुवाजना किया और मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया इस सिचुएशन के अंदर जिसे कहते हैं कि इस तरह से फंस गई है कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता अब तक तो इसके बड़े खतरनाक नताइज पाकिस्तान को देखने पड़ते हैं। वही रिफ्लेक्शन आपने स्टॉक मार्केट में भी देखी कि स्टॉक मार्केट ने फौरी तौर पे उसके अंदर एक गिरावट आई और लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ। लेकिन जो स्टेटमेंट आई उस स्टेटमेंट ने फिर से एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी कि अच्छा ठीक है, दोनों पार्टीज ने जो भी करना था करके फिलहाल डिसाइड यही किया कि इस मामले को कूल ऑफ रखा जाए। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में क्या चीजें किस तरफ जाती हैं, क्योंकि देखें अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखें जी तो उन स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने नेटो को दोबारा से कहा कि जी हम इसको मजीद फाल करेंगे, इसको मजीद पेनिट्रेट करने का कहेंगे, ईरान पे मजीद सैंक्शंस की इम्पोज करेंगे। सो उनके क्या नताज निकलते हैं और ईरान उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, बहरहाल ये चीजें देखने वाली हैं। और किसी भी किस्म की एस्केलेशन
या किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फैसला जिससे कि ऑयल की प्राइस अगर ऊपर चली जाती है, मेरे व्यू में अगर $70 से ऊपर निकल गई, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसको सस्टेन करना बहुत ही महाल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जितनी हमने इन्वेस्टमेंट थीम से बना रखी है कि 2020 एक टर्न अराउंड का ईयर होगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ और ऑयल प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो ना आपको इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट जो डिक्रीज होने की हम बातें करें ना वो होता दिखेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी और आपके तमाम मैक्रो जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और उसके बाद एक नई ड्राइव का आपको सामना करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से निमटना कैसे है। और अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें कि आपका नेक्स्ट डोर नेबर हिंदुस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जैसे कि एब्रोगेशन की गई आर्टिकल 370 की, उसके बाद ये जो सिटीजनशिप एक्ट और ये सारी जो नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान चारों तरफ से एक आप ये कहें कि हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा हुआ है और इस वक्त इस मुल्क को चलाना, बहरहाल इसमें जो क्रेडिट ड्यू आपको आपकी आर्म फोर्सेस को देना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि ये आसान लम्हात या आसान जैसे कहते हैं ना कि ये वो वक्त नहीं है कि जिसमें बहुत आसानी से चीजों को आपको लेके पाकिस्तान एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ी ही ये गंभीर सिचुएशन है कि इसको डील करने के लिए एक देखे ना, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल अगर यहां से निकल के लेफ्ट से राइट चला जाता है तो आपकी जितनी भी प्लानिंग है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है और सारी की सारी लिटरली कोलैप्स कर जाती है। अब ये एक वेरिएबल आपने बताया है और देखें इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कामरान नासिर साहब ने बात यह की कि अगर $70 की जो एक सतह है उससे तेल की कीमत बुलंद हो जाती है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्लान्स जो हैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे और टर्न अराउंड रेयर 2020 एक सवालिया निशान या एक हिकअप बन के हमारे सामने दिखाई देगा। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, कामरान नासिर साहब के साथ बात कर रहे हैं। बड़ी जनाब जबरदस्त किस्म की बहस हो रही है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मौजू उठा दिया। आपको पता है हमारे यहाँ तो शाम को WWE चल रहा होता है, रात को वो कोई पीपल पार्टी का हॉकी टोंक मैन, PTI का हल्क होगन है, अंडरटेकन आ गया नॉन लीग का, और इनकी रेसलिंग हो जाती है और एंकर रेफरी की तरह बीच में कूद जाता है। असल मौजू वो रह जाता है, वो जो ज्यादा शोला बयां होता है उसकी बात आगे आ जाती है, मंतक रह जाता है। कामरान नासिर साहब, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं ये तो ज्यादा अहमियत तलब है। आजकल जो पसे मंजर आपने खींचे, मुझे लगता है कि अब हथियारों से जंग नहीं होगी बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा और जो इकोनॉमिक पावर है वही आगे जा पाएगा। तो मुझे इस पसे मंजर में बताएं कि क्या लैकिंग्स हैं, क्या सिचुएशनल इश्यूज हैं, और जैसे आपने बताया चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अपने आप को किस तरह से इस बड़ी मुश्किल और पेचीदा सिचुएशन से निकालेगा। जी देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल था और अब जब मैंने बात करनी तो जाहिर सी बात है हम कैपिटल मार्केट्स को देख रहे होते हैं, बिजनेसेस को देख रहे होते हैं, इकोनॉमी को देख रहे होते हैं और ए पॉलिटिकल होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने, आप पहले तो ये गिन लें कि ये यहाँ पहुंचा क्यों। बिकॉज हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ही खराब रही और मईशत पे जो तवज्जो जिस जगह होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं थी। इम्पोर्ट लेट ग्रोथ के पीछे हम लगे हुए थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कम अज़ कम ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए इमरान खान की गवर्नमेंट को कि इन्होंने एक्सपोर्ट लेड या जिसे कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या सबसे बड़ा जो इनका इकदाम, जो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कल को कोई भी पावर में आए जिनको इसका फायदा होगा, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जिस पे बड़ा प्रेशर भी आया है क्योंकि जब तक फिस्कल डिसिप्लिन अली आपके मुल्क में नहीं होगा तो आप ये कर्जों के इस हिसार के अंदर फंसे रहेंगे। पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो एक गलत जुमला है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट स्टेट में तो आप हमेशा से हैं, पिछले 14-15 सालों से, कि आपका एक कर्जे को रिटायर करने के लिए आप अगला कर्जा लेते हैं, उसको रिटायर करने के लिए फिर उससे बड़ा कर्जा लेते हैं, तो मुसलसल इस विशियस सर्कल में आपके कर्जे का साइज जो बढ़ता चला जा रहा है। उसको रिड्यूस करने का तरीका जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन से आएगा एंड सेकेंडली यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स और अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो कि इतनी लेविश तरीके पे पाकिस्तान में अवाम रहने की आदी है, क्योंकि यहाँ अवाम ये भी एक एनालिसिस करना चाहिए कि गवर्नमेंट आपकी गरीब है, अवाम बहरहाल आपकी अमीर है। अगर आप इसको कंपैरिजन में करें कि आपका लिविंग स्टाइल क्या है, कभी पाकिस्तान के पॉश इलाकों में जाके देखें, $1 मिलियन का घर, डिस्पाइट प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरने के बावजूद। ये एक शाखसाना है कि ब्लैक इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्वेल कर गई थी कि आपके लोगों के पास तो पैसा अनगिनत पड़ा हुआ था। अपर मिडिल क्लास से ऊपर अगर आप जाते हैं
जो सबसे नीचे वाला तबका था वो बिल्कुल पिस रहा था, एक खास तबके के पास बेपना पैसा था और गवर्नमेंट के जो खजाने थे बिल्कुल खाली थे। इस चीज को एड्रेस करने के लिए जो इकदाम उठाया गया वो अच्छा है। बहरहाल आपके क्वेश्चन पे मैं वापस आऊं कि पाकिस्तान को करना क्या है, आपको अपनी बैटल्स को खुद चूज करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल साइड पे भी, अब क्योंकि ये सिचुएशन है कि चारों तरफ प्रेशर है, तो वन हैज टू बी वेरी वाइज। ये वक्त ये नहीं है कि आप जंगें लड़ें या आप जाके हर तरफ का महाज खोल दें। आपका फोकस प्राइमरी अपनी इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि देखें इस चीज को याद रखें कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया ने ये सब कुछ अभी आके क्यों किया। अभी आके करने की वजह ये थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही थी, ठीक है। ये एक आजकल डिबेट हो रही है कि जी इकोनॉमी गिर रही है, ये इसको छोड़ें, लेकिन उनके रिजर्व्स देखें, उनकी सिचुएशन देखें कि दुनिया कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरेटिव में, और दुनिया का फोकस इंडिया की तरफ है कि ट्रेड रिलेशनशिप इनसे बढ़ाओ, बहुत बड़ी मार्केट है। वो जब अपने हाई के ऊपर थे और पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन में अपने लो पे था, वहां जाके उन्होंने ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया कि हमारी सिचुएशन ही ना हो कि हम उसको किस तरीके से उस मैटर को डील करें, हम एग्रेसिव कितना हो सकते हैं, इसके लिए भी एक कैपेसिटी डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। सो पाकिस्तान को स्लो एंड स्टेडी, जैसे कहते हैं ना कि अपने बुनियादी मकसद को सामने रखे। वो मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना है और हमें उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, ना तो गवर्नमेंट को घबराना चाहिए ऐसे अनपॉपुलर डिसीजन लेने से कि जिसके अंदर मुल्क की बेहतरी हो या मईशत की बेहतरी हो। सड़कों पे अगर शोर मचता है, जैसे ट्रेडर कम्युनिटी बहुत उठ के बाहर आ गई कि जी आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दी और हम लोग इसमें रजिस्टर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये सारी बातें जो हैं ये बेकार हैं, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा एक पत्थर है, एक रुकावट है। इससे हमें बचना होगा। वो वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाए। कुछ डिसीजन उन्होंने लिए हैं, लेकिन आगे भी काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हुए खासतौर पर इदारों को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अभी हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक अपनी सिचुएशन को हल किया, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर नीचे आपने देखना है तो उसके लिए अब आपको अपने स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके जहां पे कोई बिजनेसमैन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसको जो एनवायरमेंट चाहिए, उस एनवायरमेंट में जो तेजी चाहिए वहां डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक रास्ता आप इख्तियार करें। सेकेंडली, इंटरनेशनल फ्रंट पे बड़ा वजन है। मैं यहाँ पर एक चीज का इजाफा करता चलूं। बुनियादी तौर पर एक जमहूरी मुल्क जो है वहां पर पॉलिसियां ऐसी बननी होती हैं जो कि लोग सकते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, फिर वापस नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले एक नुक्ता हमने डिस्कस कर लिया कामरान नासिर साहब से, दूसरा जाविया भी आप देने लगे थे, हमें ब्रेक पे जाना था, तो दूसरा जाविया भी पेश कर दें, फिर इसके साथ साथ जोड़ दें। जी जी कामरान नासिर साहब। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम जहाँ इकॉनमी की बात कर रहे थे कि प्राइमरी फोकस आपको इकॉनमी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुल्क माशी तौर पर इतना बहाल नहीं होता या इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो जो एक्सटर्नल फ्रंट पे लड़ाई है वो लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता। सो इस वक्त हमें वहाँ फोकस करना बहुत ज़रूरी है और कुछ जगहों पे अननेसेसरी बैटल्स के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जिस चीज़ को आपको मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जहाँ से आप सर थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, मतलब करेक्ट नहीं, सॉरी इस्तीफा कर सर, पैसे लिए हुए ना, सही मजबूर है ना। आप तो कह रहे हैं कि हम ना करें बैटल्स, लेकिन पैसे लिए हुए ना, लोगों से तोहफे लिए हुए, क्या करें। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज को और इसमें अगर ऐड करूं, करें इंटरनेशनली थोड़ा सा फोकस, क्योंकि देखें हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ रहे होते हैं, हर वक्त देख रहे होते हैं। ये जो एक खतरनाक सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, जिसको कहा जाता है कि ये एक इंडो यूएस स्ट्रैटेजी है और इंडो यूएस के साथ इसमें इजराइल को भी जोड़े। जब आप तीनों को कंबाइन करते हैं तो आपको नजर आता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो इस वक्त इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है वो क्यों है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डोर हिंदुस्तान क्या कर रहा है, तीसरी तरफ उधर अमेरिका क्या कर रहा है, और ये जो एंटी मुस्लिम हेट और जो सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये भी बड़ी प्लानिंग के साथ की जा रही है। तो पाकिस्तान को इसमें से बच के गुजरना एक बड़ा ही टेक्निकल, टैक्टिकल और जैसे कहते हैं कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना माहिर खिलाड़ी, ये उनके काम होंगे कि वो इस सिचुएशन से कितने तरीके से बच के निकलते भी हैं, अपने दामन को बचाते भी, और एट द सेम टाइम अपना जो फोकस है ऑन इकोनॉमी उसको हिलने नहीं देते। अच्छा, मैं एक आपके सामने पस मंजर पेश करता हूँ। बात यह कि अमेरिका में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं जहाँ चीज़ों को एक नहज, एक एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को जो है वो डाउनवर्ड भी आना पड़ता है, इमोशंस दूसरी तरफ से चार्ज होते हैं। तो अगला सदारती उम्मीदवार भी और हो सकता है अगला सदर भी मुमकिन है कि
उसके जो रूट्स हों वो मशरिक वस्ता के कहीं नज़दीक के हों। मुसलमान नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा, ईसाई मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखता होगा, तो वो हो सकता है अगला सदर हो। लेकिन वो जो अगला सदर आने वाला है उनका ताल्लुक़ जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से हो सकता है, और वो जो हैं उनके सेंटिमेंट्स जो हों वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव एक्सट्रीम ना हो, बल्कि वो थोड़े से ज़्यादा पैसिव और एक्सेप्टिंग और इंक्लूसिव हो। आप पता होगा, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के क्योंकि फिर मामला आगे चला जाए, लेकिन आप पता है कि अगले सदारती उम्मीदवार और अगले मुतवक्का सदर जो हैं उनका भी शायद रूट्स जो होंगे वो यहां से हों। तो क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं आपकी बात बजाय अपनी जगह पे जो नजरिया होता है बिटवीन वन पार्टी टू दी अदर पार्टी, उसके अंदर जरूर एक ना एक चेंज जरूर नजर आता है आपको। कोई बहुत अग्रेसिव होगा, कोई इतना अग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रीड करना तो रीड करें कि कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर सारे एक पे बिल्कुल सही, उस पे पेज पे नहीं हटते हैं। हिंदुस्तान में अगर बीजेपी ने ये कदम उठाया है तो बीजेपी के सर पे बंदूक रख के कांग्रेस एंजॉय कर रही है उस बैटल को। उसने रोकने की कोशिश नहीं की कि स्ट्रीट के ऊपर क्या हो रहा है, एक बयान इधर दे दिया, एक उधर दे दिया। वरना तो इतनी बड़ी अगर पार्टी है और अगर इतना फोर्सफुल ऑपरेट करना चाहती तो वो कर सकती थी। तो कुछ ऐसे इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके ऊपर इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। इफ वन इज फाइटिंग तो वो भी कहते हैं पीछे बैठ के अच्छी बात है, ये जंग ये लड़ रहा है इतना ओपनली, हम इतना ओपनली इसको नहीं लड़ना चाहते क्योंकि हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव उससे मुतासर होते हैं। लेकिन जहां पे इनको कॉमन ग्राउंड पे जाना होता है तो वहां पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो पाकिस्तान के लिए सर्टनली देखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट और पाकिस्तान की जो मईशत है उससे लेके पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट, ये बड़ा एक इस वक्त इंटरकनेक्टेड सिचुएशन है जो कि एक नाजुक वक्त से इसलिए भी गुजर रही है कि आप देखें कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स हमने ठीक कर दिया। कल सारा मसला हल हो गया। मतलब वो अगर वो वाली बात कर रहे हैं, नहीं वो वाली बात मैं नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो मसला कल दिया तो मैं दूसरी बात ये करूं कि देखिए अभी अफगानिस्तान से आप निकले नहीं थे क्योंकि आप समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में ये सब बंद होगा, पीस आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा उसका बेनिफिशियरी उस पीस का कौन है? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ज्यादा उसको बेनिफिट कोई और नहीं करेगा। यहाँ एक और पैरेलल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रख दूं ना, अगर वहां पे कोई झगड़ा भी होता है तो भी बेनिफिशियरी पाकिस्तान होता है। कैसा? देखें, वो जो बेनिफिशियरी पाकिस्तान होता है वो हम बड़ा शॉर्ट टर्म उसको देख रहे होते हैं कि उसका बेनिफिशियरी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, मिलिट्री एड मिलेगी। आपको पता है 80s तो हमारी इकोनॉमी इस पे चल गई पूरी। हमारी 80s की चल गई, लेकिन आज की इकोनॉमी ऐसी नहीं चलेगी क्योंकि वो एड देने वाले भी करते क्या है कि जहां आपका नुकसान 100 का होता है तो वो आपको 15 रुपए उसमें से देते हैं कि ये बतौर एड रख लीजिए। हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, मगर ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा होता। और so we took the brunt of that conflict. We have taken a strong brunt of all these wars which were happening next door. लेकिन बहुत से तज्जियाकार इस पे ये बात भी करते हैं कि कभी किसी को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि जी पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। जब बाहर से बैठ के फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस को देखते हुए हम जब सिचुएशन को देखते हैं, ये कहना कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हमेशा हाइंडसाइट से आप उस पर तनकीद बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि जो नकाद होता है उसका काम ही तनकीद करना होता है। उसको तो कोई भी चीज मिल जाए वो उस पर तनकीद कर देगा, भले उसमें वजह हो या ना हो। सही कह रहे हैं आप। जैसे मैं आजकल सुनता हूं, अक्सर इकोनॉमिस्ट बैठते हैं और डिबेट करते हैं कि जी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आज के दौर में बिल्कुल गलत है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं करना चाहिए था, करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकने का कोई नया तरीका निकालता। कोई कहता है जी इंपोर्ट सब्सिट्यूट कर दें। कभी इनको बुला के ये पूछ लेना कि जी आप जरा तरीका बताएं कि पाकिस्तान को 6 महीने में आपने फिलहाल इस सिचुएशन से बाहर निकालना था तो क्या करें? देखें सर, तो किसी के पास तरीका नहीं होगा। जिसकी बेटी की शादी नहीं हुई होगी ना, सबसे ज्यादा उसको फिक्र होगी कि आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। यह हमारी फितरत में है, हमारी फितरत, बड़े सगीर की फितरत में है कि जो है मुफ्त सलाह मशवरे देना। तो ये तो मैं पूरे माशरे को नहीं बदल सकता क्योंकि आप कोई तकलीफ, आप जरा सा खांस दें, यकीन करें पूरा पाकिस्तान आपको दवाई बता देगा, लेकिन खुद की बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। और बड़ी अच्छी लगती है गुफ्तगू के पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में चला जाए और एक्सपोर्ट बढ़ा दे। ये करना कैसे वो भी तो नहीं हो रहा ना। ये करना कैसे है ये किसी को पता नहीं होता और उसके ऊपर बड़ा शॉर्ट टर्म किस्म का सोल्यूशन बातें करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो फेज 1 था ना, देखें जब ये गवर्नमेंट आई खान साहब की, सो इन्होंने पहला पीरियड लूज किया जहां पे इनको इकोनॉमिक कुछ डिसीजन लेने थे वो नहीं ले सके। उसका फिर आप चले जाएं कि एक लैग के साथ 8-9 महीने बाद एक दूसरा फेज आया जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक साइड के ऊपर डिसीजन जो थे बहरहाल मेजॉरिटी ठीक थे। अब दे हैव एंटर्ड इनटू द थर्ड फेज। ये जो थर्ड फेज है
और इस फेज के अंदर जाके इम्प्लीमेंटेशन करना और एनफोर्समेंट करना चीज़ों की, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अगर ये ना हुई तो जितने ख्वाब आपने देखे थे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अगर ले आते हैं इस मुल्क के अंदर, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे कॉमन मैन तक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कामरान साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, क्योंकि मैंने आपसे एक और बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करनी थी, जो था टूरिज्म। आपका मेन मौजू नहीं है वो, लेकिन आप पता होगा आजकल इस पर चर्चा बहुत है। लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर अब दोबारा से आपको मदऊ करूंगा, वो ऐसे देखूंगा और साथ साथ उसका इकोनॉमिक एंगल भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आप अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे मौजूआत पे बात कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहां पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।